नमस्कार मित्रों। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ समझने के बाद हम अर्थशास्त्र के अध्ययन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र की दो विधियां हैं, एक निगमन या अनुमान प्रणाली भी कहते हैं इसको, एक है आगमन या अनुभव्य प्रणाली भी कहते हैं। अब हम देखते हैं निगमन जो प्रणाली होती है या अनुमान प्रणाली होती है, यह प्रणाली अध्ययन की एक प्राचीन प्रणाली है। जो ये प्रणाली है ये अध्ययन की एक प्राचीन प्रणाली है। इस प्रणाली के अनुसार कुछ आधारभूत और सर्वमान्य बातों को आधार मानकर नियम बनाए जाते हैं। कुछ जो नियम होते हैं उनको आधार मानकर सर्वमान्य बातों को आधार मानकर इनमें नियम बनाए जाते हैं। और निगमन जो प्रणाली है इसमें हम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसमें जो सामान्य चीज सत्य होती है उसी से हम विशिष्ट की ओर जाते हैं जैसे उदाहरण, जैसे एक सर्वमान्य सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य मरणशील है। अब क्योंकि विनय भी एक मनुष्य है इसलिए वह भी एक दिन मरेगा। इस उदाहरण से सामान्य सत्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य मरणशील है। इस आधार पर एक विशिष्ट निष्कर्ष यह निकला कि क्योंकि सरोज भी एक मनुष्य है इसलिए वह भी मरणशील है। तो हम निगमन जो प्रणाली का अध्ययन करते हैं इसमें हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। और निगमन प्रणाली को अन्य विश्लेषण प्रणाली भी कहते हैं, निराकरण प्रणाली भी कहते हैं या काल्पनिक प्रणाली भी कहते हैं। अर्थशास्त्र के बहुत से नियम निगमन प्रणाली के आधार पर बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए उपयोगिता सीमांत ह्रासमान नियम है, इसी प्रणाली पर आधारित है। ठीक है। निगमन प्रणाली के गुण, इसके क्या गुण हैं ये भी हम देखेंगे। निश्चितता, निष्कर्ष आमतौर पर सही निकलते हैं। जो निगमन प्रणाली से जो निष्कर्ष निकलते हैं वो सही होते हैं। आंकड़ों के संकलन की आवश्यकता नहीं, जो आंकड़े होते हैं उनके संकलन की आवश्यकता नहीं होती है निगमन प्रणाली में। अर्थशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञान के लिए यह प्रणाली अधिक उपयोगी है। अर्थशास्त्र जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है उसके लिए उपयोगी है। ठीक है। सर्वव्यापकता निगमन प्रणाली के निष्कर्ष प्राय हर काल और देश के लिए सत्य, जैसे मांग का जो नियम होगा वो अमेरिका में भी सेम होगा, ब्रिटेन भी सेम होगा, हर जगह विश्व में प्रत्येक देश में मांग का नियम वही होगा। और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी हर देश हर काल में वही होगा। और जो किन्स के फॉलोवर हैं उन्होंने निगमन प्रणाली के बारे में कहा है कि यदि उचित नियंत्रण के साथ इस रीति का प्रयोग किया जाए तो निस्संदेह यह अन्वेषण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली होगी, क्योंकि इस प्रणाली से जो निष्कर्ष निकलते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इसीलिए किन्सियन जो फॉलोवर हैं उन्होंने इसके बारे में कहा है। निगमन प्रणाली के दोष, अगर किसी चीज के गुण होते हैं तो कुछ दोष भी होते हैं। तो पहला दोष क्या है? आधारभूत मान्यता है। आधारभूत मान्यता केवल आंशिक रूप से सत्य है, इसलिए असत्य, अपूर्ण और अपर्याप्त धारणाओं और तथ्यों के आधार पर मानव आचरण के संबंध में जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे भी उतने ही अवास्तविक, अपूर्ण तथा दोषपूर्ण होते हैं। क्योंकि मानव का व्यवहार आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी आपकी मन कर रहा है कि मैं ये कर लूं, कभी आपका मन वो कर रहा है ये कर लूं, तो आप किसी भी व्यक्ति की संतुष्टि के बारे में ये नहीं बता सकते हैं कि इसको इतनी संतुष्टि मिली, इस चीज के उपभोग करने से इसको इतनी संतुष्टि मिली। तो संतुष्टि का निर्धारण आप नहीं कर सकते हैं, तो उसको आप संख्याओं में नहीं माप सकते हैं। तो इसीलिए आप निगमन प्रणाली के द्वारा जो मानव व्यवहार का अध्ययन है उसको नहीं माप सकते। निष्कर्षों की सत्यता की जांच संभव नहीं। मैंने कहा जो भी मानव का व्यवहार हम नहीं माप सकते हैं तो निष्कर्षों अथवा परिणामों की सत्यता को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। आप ये कह सकते हो कि मुझे इस रोटी से इतनी संतुष्टि मिली, क्योंकि संतुष्टि का जो माप है हम उसको संख्या के द्वारा नहीं माप सकते हैं।
तो इसीलिए मानव व्यवहार का अध्ययन हम नहीं कर सकते हैं। तो इसी आधार पर निगमन जो प्रणाली है वो निष्कर्ष नहीं निकाल पाती है और निष्कर्षों की सर्वव्यापकता में संदेह होती है, जो वास्तव में जो आर्थिक परिस्थितियां, स्थान तथा समय समय के साथ निरंतर बदलती रहती है। इस प्रकार के तर्क द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को दूसरे स्थान और समय जहाँ की मूलभूत आधार की सत्य नहीं होता प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर भारत की जो परिस्थितियाँ, स्थान और समय है, उन चीज़ों की जो हमारी आवश्यकता है वो अमेरिका में भी वो वो आवश्यकताएं जरूरी नहीं कि वो भी सेम आवश्यकताएं हों। तो इसीलिए हम इसकी समय और स्थान के साथ ये आवश्यकताएं भी चेंज होती हैं। निगमन प्रणाली के आधारित नियम क्या हो? मांग का नियम और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इसका नियम है, जो कि निगमन प्रणाली के द्वारा हम इसके अध्ययन कर सकते हैं। आगमन अथवा ऐतिहासिक प्रणाली। अब हमने निगमन प्रणाली के बारे में पढ़ने के बाद हम आगमन प्रणाली के बारे में पता करेंगे। निगमन प्रणाली में हमने सामान्य से विशिष्ट की ओर गए और आगमन प्रणाली में हम विशिष्ट से सामान्य की ओर आएंगे, तो इसी का हम अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन की यह प्रणाली भी निगमन प्रणाली की तरह प्राचीन है। इसी कारण इसको ऐतिहासिक प्रणाली कहते हैं, अनुभव प्रणाली भी कहते हैं। और अर्थशास्त्र के अध्ययन में इस नीति का प्रयोग जर्मनी के ऐतिहासिक संप्रदाय के अर्थशास्त्रियों ने प्रारंभ किया था। तो जो इस प्रणाली का आरंभ किया गया वो जर्मनी के अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया है। इस प्रणाली के जो अर्थशास्त्री हैं हिल्डेब्रेड और रोस्चर तथा फ्रेडरिक लिस्ट आदि थे, जो निगमन प्रणाली के बारे में इन्होंने कहा। इस प्रणाली में हम विशिष्ट से सामान्य की ओर आते हैं। जैसे कि हम निगमन प्रणाली में आते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर, परंतु हम आगमन प्रणाली में विशिष्ट से सामान्य की ओर आते हैं। उदाहरण, राममोहन, श्याम और एवं बहुत से व्यक्ति मर गए हैं। इन व्यक्तियों की मृत्यु विशिष्ट घटनाएं हैं। इन विशिष्ट घटनाओं के आधार पर स्वाभाविक रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी व्यक्ति एक दिन मरते हैं। अतः यह सामान्य नियम निरूपित किया गया है कि सभी मनुष्यों को एक न एक दिन मरना होगा। तो ये विशिष्ट से सामान्य की ओर आएंगे। आगमन प्रणाली पर आधारित नियम। आगमन प्रणाली में जो माल्थस का जनसंख्या नियम है, माल्थस का जनसंख्या नियम आपने पढ़ा होगा कि जो जनसंख्या है वो ज्यामितीय रूप में बढ़ रही है, 2, 4, 8, पर जो हमारे खाद्य उत्पादन है वो अंकगणितीय रूप में बढ़ते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4। तो जो ये गैप है, जो व्यक्तियों की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, जो भोजन की आवश्यकता है, कपड़ों की आवश्यकता है, जमीन की आवश्यकता है, तो इसको ही माल्थस ने अपने सिद्धांत में बताया। इसका हम समष्टि अर्थशास्त्र में अच्छी तरीकों से हम इसका अध्ययन करेंगे। जनसंख्या के टॉपिक में हम इसका अध्ययन करेंगे। और एंजिल का उपभोग नियम। एंजिल का जो उपभोग नियम है, ये आय और भोजन पर खर्च की जाने वाली आय और भोजन। अगर हमारी आय बढ़ती है तो जो हम भोजन पर खर्च करते हैं उसको हम खर्च की जाने वाली आय कम होती है। अगर हमारी आय बढ़ती है तो हम भोजन पे कितने कर सकते हैं। आपके अगर इनकम आय बढ़ती है तो आप क्या खा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाओगे? अब डोमिनोज में पिज़्ज़ा खा लोगे, क्या खा सकते हो, क्योंकि आपका एक जो पेट है वो एक सीमित है। तो आप अच्छी चीज़ें खा सकते हैं, पर इतना उस पर आप व्यय नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो भोजन की नीड है वो एक सीमित है। आप बाकायदा विलासिता वस्तुओं पे आप उन चीज़ों को खर्च कर सकते हैं, पर भोजन पे आप आय बढ़ने पर एक लिमिट तक आप उस पर खर्च करते हैं। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और आगमन प्रणाली के गुण। निष्कर्षों की जांच संभव है। जहाँ की निगमन प्रणाली में निष्कर्षों की जांच नहीं होती थी, वहीं आगमन प्रणाली पे निष्कर्षों की हम जांच कर सकते हैं। और निष्कर्षों से प्राप्त निष्कर्षों की सत्यता, यथार्थ और प्रमाणिकता की जांच उपयुक्त प्रयोग द्वारा की जा सकती है। ठीक है,
तो इनके निष्कर्षों का से प्राप्त निष्कर्षों की सत्यता, यथार्थता और प्रामाणिकता की जांच उपयुक्त प्रयोगों द्वारा की जा सकती है। और ये हमें निगमन प्रणाली देती है, आगमन प्रणाली देती है, और निगमन प्रणाली में यह सुविधा नहीं है। निगमन प्रणाली की निगमन प्रणाली की सहायता के लिए हम आगमन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। निगमन प्रणाली की मान्यताओं और निष्कर्षों की सत्यता की जांच की जा सकती है, इसकी गलतियों का पता लगाया जा सकता है और उन्हें दूर किया जा सकता है। आगमन प्रणाली से जो निगमन प्रणाली में जो दोष है, जो असत्यताएं हैं, उन गलतियों को हम आगमन प्रणाली से हम उनको दूर कर सकते हैं, वास्तविकता से अधिक निकट है। जो हमारी आगमन प्रणाली है वो वास्तविकता से बहुत नज़दीक है। तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होने के कारण इस प्रणाली में त्रुटियों की संभावना बहुत ही कम रहती है। इसलिए इस प्रणाली के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष और परिणाम निगमन प्रणाली की तुलना में वास्तविकता से अधिक निकट होते हैं। जैसे हमने देखा कि हम देखते हैं कि हम जो निगमन प्रणाली से हम जो निष्कर्ष निकालते हैं उनमें हम आंकड़ों का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि हम आगमन प्रणाली में आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। तो ये अगर हम आंकड़े लेंगे तो सत्यता के करीब ज़्यादा होंगे। अगर मैं बोलूँगा कि यार मोहित बहुत बड़ा है या सोहन बहुत बड़ा है, तो हमें आंकड़े नहीं पता है। अगर मैं बोलूँगा कि वो 1 फीट मोहित सोहन से बड़ा है, तो हमें आंकड़े प्राप्त हैं कि मोहित कितने हाइट है और सोहन की कितनी हाइट है। तो अगर हमें आंकड़े पता होंगे तो हम निष्कर्ष भी अच्छे तरीके से उनका बता सकते हैं, जो कि हमें आगमन प्रणाली के द्वारा हम इसका कर सकते हैं। व्यापक अर्थशास्त्र के लिए उपयोगी व्यापक अर्थशास्त्र हमें पता ही है कि मैं पहले भी बता देता हूं, अगर आप थोड़ा इसको गैस कर सकते हो कि निगमन और आगमन प्रणाली में क्या अंतर है, तो हम देखते हैं कि जो आगमन प्रणाली है वो हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है, और जबकि निगमन प्रणाली समष्टि अर्थशास्त्र में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इस प्रणाली को अपनाकर किसी भी देश की सरकार राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार आदि के आंकड़े इकट्ठा करने, उनका वर्गीकरण और विश्लेषण करके उचित आर्थिक नीतियां बना सकती है। आप पढ़ेंगे सरकार की राष्ट्रीय आय, जब हम राष्ट्रीय आय के बारे में हम समष्टि अर्थशास्त्र में हम राष्ट्रीय आय के बारे में बात करते हैं। कुल रोजगार आप पढ़ेंगे, रोजगार गुणक, रोजगार बेरोजगारी, जो हम सब पढ़ते हैं, ये हम किस में पढ़ते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। जबकि जो आगमन प्रणाली है उसमें भी हम आर्थिक नीतियों को और इसके लिए उपयोगी होती है। ठीक है, आगमन प्रणाली के दोष, अब कुछ गुण होते हैं तो कुछ दोष भी जरूर होते हैं। तो विशिष्ट सत्यों को सर्वमान्यता, सत्य न होना। उदाहरण के लिए, या तो संभव है कि एक बात किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में सत्य हो, लेकिन यह बात सभी लोगों पर लागू हो, यह आवश्यक नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूं, यह समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है आगमन प्रणाली। अब देखते हैं हम, अगर एक व्यक्ति अगर बचत करता है तो सही बात है, और सभी लोग अगर बचत करते हैं तो ये उचित नहीं होगा। बैंक करप्ट हो जाएंगे, निवेश नहीं होगा, राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ेगी तो आय नहीं आएगी, व्यक्ति आय कमाएगा नहीं, निवेश नहीं करेगा, बचत नहीं करेगा, तो अर्थव्यवस्था में मंदी की ओर जाएगा। तो जो एक व्यक्ति के लिए जरूरी है वो समस्त राष्ट्र के लिए आवश्यक नहीं वो भी सत्य हो, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर सभी लोग अगर बचाने की भावना रख दें तो अर्थव्यवस्था नहीं चल पाएगी। तो इसलिए व्यक्ति विशेष के लिए जो आवश्यक है वो समस्त राष्ट्र के लिए आवश्यक नहीं है कि वो भी सत्य हो। तो मनुष्य प्रयोग असंभव है। मनुष्य की प्रकृति और मनोस्थितियों में इतने शीघ्र परिवर्तन होते हैं कि उनके बारे में कुछ भी निश्चिततापूर्वक नहीं कहा जा सकता है, और इसलिए उस पर प्रयोग और अनुसंधान नहीं किए जा सकते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि मानव जो प्रवृत्ति होती है उस पे हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि मानव की जो मनोवृत्ति होती है वो
टाइम टू टाइम बदलती रहती है। आज मेरा मन कर रहा है कि चलो भाई मैं आज घूमने के लिए चले जाता हूँ कोई, परंतु अभी कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ घर में कुछ क्लेश हो जाता है या कहीं कुछ घटनाएं, अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं, तो मुझे वो जो मेरा मन था उस पे हम मैंने चेंज करना पड़ेगा। तो मानव की प्रवृत्ति और परिस्थितियां चेंज होती रहती है। और सीमित क्षेत्र में प्रयोग, अर्थशास्त्र के आगमन प्रणाली का प्रयोग बहुत ही सीमित क्षेत्र में किया जाता है। अन्य शब्दों में इस रीति से प्राप्त निष्कर्ष और परिणामों के प्रयोग में निगमन प्रणाली से प्राप्त निष्कर्षों की तुलना में कम व्यापकता होती है। जो निगमन प्रणाली से निकाले गए जो निष्कर्ष हैं और आगमन प्रणाली से निकाले गए निष्कर्ष में निगमन प्रणाली के निष्कर्ष व्यापक हैं। और श्यामलर के जो विचार हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आगमन और निगमन दोनों प्रणालियों की ठीक उसी प्रकार आवश्यकता है जिस प्रकार चलने के लिए दाहिने और बाएं दोनों पैरों की। अगर हम देखते हैं कि श्यामलर ने ये विचार दिया है कि हम अगर व्यक्ति के लिए दो पैरों की बहुत आवश्यकता होती तभी वो किसी कार्य को कर सकता है, इसीलिए इस आगमन और निगमन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि शुरुआत निगमन विधि के दोषों की प्रक्रियाओं के रूप में जर्मनी के ऐतिहासिक स्कूल द्वारा हुआ था। ठीक है, इसका आरंभ रोशन की प्रसिद्ध पुस्तक राजनीतिक अर्थशास्त्र 1854 के प्रकाशन से हुआ। इसका सर्वप्रथम लिस्ट नीज हिल्ड ब्राउन ने किया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो आगमन और निगमन प्रणाली क्या है, किस प्रकार से इनमें अंतर है। तो हम अर्थशास्त्र की विधियां पढ़ा, हमने अर्थशास्त्र के व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।